तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 27 जून और कल के और आज के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज सबसे पहले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे FATF के बारे में। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डाला है। कभी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात होती है, लेकिन अभी तक ब्लैक लिस्ट में अभी नहीं किया गया। पहले कई दिन था भी पाकिस्तान। तो ये क्या है FATF, क्या काम करता है, क्या होती है ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट वगैरह, तो वो सारा डिटेल में आज अध्ययन कर लेंगे। बिकॉज अभी फिर से जो रिव्यू आया है, FATF का निर्णय आया है, उसमें पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में, ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में ही रखा गया था। पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि उसे ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए, लेकिन फिर से उसे ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। इसलिए थोड़ा सा मामला सुर्खियों में हो जाता है। अगर इंटरव्यूअर को याद आ जाए तो हमसे पूछा भी जा सकता है। और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं वो हमारे सिलेबस में है मेंस के में, तो इसलिए हमसे भी पूछी जा सकती हैं मेंस में भी, इंटरव्यू के अलावा, है ना। तो सबसे पहले तो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंतर्राष्ट्रीय वॉचडॉग FATF के पहले तो फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, क्या होती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फुल फॉर्म होती है इसकी। तो FATF के दो काम होते हैं, देखो, एक तो टेरर फंडिंग पे रोक लगाना और एक मनी लॉन्ड्रिंग पे रोक लगाना। एक्चुअली जब FATF बना था तब इसका एक ही लक्ष्य था कि मनी लॉन्ड्रिंग पे रोक लगाना। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले धन को सफ़ेद धन बनाने वाले जो लोग होते हैं, एक दूसरे देशों में ये व्यवसाय होता है, व्यापार होता है कि यहाँ से गैर कानूनी तरीके से, जैसे इंडिया में गैर कानूनी तरीके से कोई धन कमाया और उसे विदेशों में जाके इन्वेस्ट कर दिया, तो वो ब्लैक मनी वाइट हो गई उनकी, है ना। तो उस चीज़ पे रोक लगाने के लिए सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के लिए FATF बनाया गया था। लेकिन जब अमेरिका की बिल्डिंग पे हमला हुआ था, ओसामा बिन लादेन वाली जो टेरर अटैक हुआ था अमेरिका में, उसके बाद में दोस्तों अमेरिका को, उससे पहले तो इंडिया टेरर चिल्लाता था कि आतंकवाद होता है, लेकिन दुनिया समझती नहीं थी कि यह कोई एक बड़ी समस्या है। लेकिन जब अमेरिका पे आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद में अमेरिका को एहसास हुआ कि इस पर कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। उसके बाद में FATF को एक और कार्य दे दिया गया कि टेररिस्ट को जो फंडिंग की जाती है वो कहीं ना कहीं से बड़े लोगों के द्वारा ही की जाती है, बड़ी संस्थाओं के द्वारा ही की जाती है। ऐसे बिना पैसों के उनका काम भी नहीं चल सकता। तो उस पर रोक लगाना भी FATF का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य बना दिया गया। तो FATF के बारे में अगर कहीं भी बात आती है तो दो मेन लक्ष्य हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग पे रोक लगाना और एक टेरर फंडिंग पे रोक लगाना। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय वॉचडॉग है, विश्व स्तरीय संस्था है इन दोनों पे काम करने वाली। FATF ने पाकिस्तान को 27 सूत्री वर्क प्लान दे रखा था। जो FATF देती है वो 27 काम देती है कि 27 काम आपको करने हैं। पाकिस्तान को अभी 27 चीज़ों में सुधार करने के लिए दिया हुआ था। इसके तहत पाकिस्तान को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के दिशा में सख्त कदम उठाने थे और इनको प्रूफ भी देना था। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी हैं जो आराम से घूमते रहते हैं, उन पे पाकिस्तान सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। तो उन सारे लोगों पे जो कि इंटरनेशनल रूप से आतंकवादी करार हैं, वो कहीं ना कहीं छुप के वहाँ रहते हैं। पाकिस्तान पे कई बार उन पे फंडिंग का आरोप भी लगता है, शय का आरोप भी लगता है। तो उन सब पे पाकिस्तान को सख्त कदम उठाना था, लेकिन पाकिस्तान इसमें कामयाब नहीं हो पाया है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि 14 बिंदुओं पर अमल हो चुका है और 11 बिंदुओं पर अभी आंशिक तौर पर कार्रवाई शुरू हुई है। कम से कम 2 बिंदु ऐसे हैं जिन पे अमल संभव नहीं है। जो 27 पॉइंट्स इन्होंने दिए थे उसमें से कुछ बिंदुओं पर पाकिस्तान काम कर रहा है, 14th पे उन्होंने काम किया है, 11 पे अभी काम चल रहा है, लेकिन 2 बिंदुओं के लिए पाकिस्तान ने मना किया है कि वो उनके द्वारा नहीं हो सकता। तो इतनी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो 27 एक्शन कौन से हैं, वो हमसे कोई नहीं पूछने वाला। हमें FATF के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा है। सूत्रों के अनुसार ग्रे लिस्ट में रखे जाने को लेकर तुर्की और मलेशिया ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। एक्चुअली दोस्तों 3 देश हैं जो पाकिस्तान के जिगरी यार हैं और हमेशा सुख दुख में पाकिस्तान का साथ देते हैं। सबसे बड़ा चाइना है, सेकंड है तुर्की और थर्ड है मलेशिया। तो ना हमारे चाइना से, क्योंकि तुर्की से भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है और चाइना से तो आपको पता ही है कि कैसे रिलेशन है। और एक मलेशिया भी है जो चाइना का जिगरी दोस्त है, वो हमेशा, चाइना का नहीं पाकिस्तान का, ऑफ कोर्स चाइना का भी होगा उसके साथ ही, वो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों वैसे बहुत सारे देश थे जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट
लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान मतलब जो बिंदुओं पर सुधार करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन हमेशा की तरह तुर्की और मलेशिया और चाइना तीनों ने मिलकर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात नहीं की। ये खबर है दोस्तों मार्च की। अभी तो जो आया है FATF के बारे में वो ये आया है कि फिर से FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही डाला है। अभी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं थी, तो मैंने जब ये न्यूज़ सर्च की तो ये मार्च की न्यूज़ है। जब हमारा इंटरव्यू था उस टाइम पे था कि तुर्की और मलेशिया ने बचाया है। तो ये चीज़ें भी हमें याद रखनी है, बिकॉज तुर्की, मलेशिया और चाइना तीनों पाकिस्तान के जिगरी दोस्त हैं और हमेशा पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जब हम किसी भी चीज़ का आरोप उस पर लगाते हैं तो चाइना आके पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, यू नो दैट। तो पेरिस में चल रही है फिर ये थोड़ी सी मतलब मार्च की खबर मान सकते हो, लेकिन मुद्दे सारे यही हैं FATF वाले, इसलिए मैंने ये खबर यहाँ पर डाल दी। पेरिस में चल रही FATF की बैठक में पाकिस्तान ने धन शोधन और आतंक वित्त पोषण के दोषियों को कटघरे में लाने के लिए कानूनों को और कसने की मांग की थी और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए 1989 में FATF का गठन किया गया था। हाँ, तो सब ये याद रखना है दोस्तों। मेंस में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। FATF के बारे में 50 वर्ड्स पूछ लेंगे तो हमें थोड़ी सी स्थापना वगैरह याद होनी चाहिए। 1989 में FATF की स्थापना की गई थी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को साफ सुथरा रखने के लिए, मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग पे रोक लगाने के लिए, ठीक है। 89 में स्थापना की गई थी और 39 इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। इसमें 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। 39 जो इसके सदस्य हैं, जिसमें 37 तो देश हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। यह विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक संगठनों के साथ मिलकर काम करता है ताकि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की घटनाओं पर नकेल कसी जा सके। तो दोस्तों बिकॉज ऑफ अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो ऑब्वियसली क्षेत्रीय संस्थाओं का सहयोग उसे लेना ही पड़ेगा। किसी देश में अगर काम करेगा तो अगर वहाँ की संस्थाएं सपोर्ट नहीं करेंगे तो वहाँ काम कैसे कर पाएगा, तो है ना। विभिन्न क्षेत्रीय संस्थाओं को सपोर्ट में लेकर फिर यह अपना काम करता है। FATF की ग्रे लिस्ट में रखे जाने पर पाक की अर्थव्यवस्था पर क्या असर या नुकसान होगा वो भी हम देख लेते हैं कि भाई क्या मतलब है ग्रे लिस्ट में रखे जाने का। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिवालियापन की कगार पर है। आपको पता है कि पाकिस्तान के पास में कुछ दिन पहले पाकिस्तान की ऐसी हालत थी कि आने वाले 2 महीने के लिए उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे और आज भी लगभग वैसे सी ही पाकिस्तान की हालत है। चाइना से पाकिस्तान उधार लिए जा रहा है और उनके उधार का ब्याज चुकाने के लिए भी चाइना से ही पाकिस्तान को उधार लेना पड़ रहा है। सिचुएशन पाकिस्तान की ऐसी है, लेकिन फिर भी अपनी जो आतंकी गतिविधियां हैं इनसे पाकिस्तान बाज नहीं आता, बिकॉज उनकी सरकार, उनके भी कुछ अपने राजनीतिक पहलू होते हैं। उनकी सरकारें चलती इसी दम पे हैं कि अगर वहाँ का कोई प्रधानमंत्री या फिर कोई भी अधिकारी अगर इंडिया से रिलेशन अच्छे करना भी चाहे तो फिर वहाँ का सैन्य शासन बीच में आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में सैन्य शासन और प्रशासन की मतलब और जो राजनीतिक क्षेत्र है उनकी लगभग बराबर की भागीदारी है। सेना भी उतना ही अधिकार रखती है शासन में। तो अगर कोई प्रधानमंत्री अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करता है तो सैन्य शासन बीच में आ जाता है, कभी सैन्य शासन करता है तो प्रधानमंत्री बीच में आ जाता है। उन लोगों को वोट ही इंडिया के दुश्मनी के आधार पर मिलते हैं, तो वो लोग भी वैसी ही चीज़ें, जैसे कि आपको पता है राजनेता कहीं का भी हो, होता भ्रष्ट ही है, करप्ट ही है, तो राजनेता ऐसे ही होते हैं हर देश के। बाकी पाकिस्तान की जो जनता है वो तो अपने जैसी ही मासूम जनता है। उनको तो मतलब उनको क्या ही मतलब है। अब अपन को ठीक है, अपन समझते हैं कि है तो पाकिस्तान खैर भारत से ही निकला हुआ ना, है तो वो लोग अपने ही भाई, सगे संबंधी, अपने ही तो खून से निकले हुए हैं, तो ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन जो राजनीति होती है वो, और मतलब जो रिलेशन हमारे बने शुरुआत में जब हमारे बॉर्डर्स बटे, तो उस टाइम के रिलेशन मतलब कुछ लोगों की वजह से वो रिलेशन ख़राब हुए। जैसे कि मतलब कुछ उस टाइम थोड़ी पाकिस्तान की जनता ये चाह रही होगी कि हम भारत में जाके भारत पे अधिकार कर ले, जनता थोड़ी चाह रही होगी। उस टाइम के जो अधिकारी हैं, जो रूल्स कर रहे थे उस टाइम पे, उन लोगों ने ये सब किया और तब से दुश्मनियाँ बढ़ती गई। और आज मतलब दोनों ही देश एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन आम जनता जो है वो अभी भी मतलब बहुत सारे लोगों के तो रिलेटिव्स रहते हैं पाकिस्तान में, है ना। तो हमें नफ़रत तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम दोस्त भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आम जनता की गलती नहीं होती है। कुछ गलत मंसूबों की वजह से 2 देशों में दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों ग्रे लिस्ट में रखे जाने पर उसकी इकोनॉमी को नुकसान होगा। इसकी वजह इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है, IMF जो है, विश्व बैंक है और यूरोपीय संघ की आर्थिक मदद मिलना मुश्किल होता है। इससे जाहिर होता है कि अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। होता क्या है कि अब जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा सही नहीं है ना, तो जब किसी भी देश की इकोनॉमिक सिचुएशन सही नहीं है तो उन्हें कौन सहयोग देता है? IMF देता है, विश्व बैंक देता है, यूरोपीय संघ देते हैं। ये तो उन्हें मतलब फंडिंग करते हैं ना उन्हें फिर से पटरी पे लाने के लिए। लेकिन बिकॉज ऑफ ग्रे लिस्ट, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम क्या है मतलब प्रूव्ड ही है कि पाकिस्तान
आतंकवादियों को शरण देता है, मनी लॉन्ड्रिंग करवाता है, उन्हें वित्त पोषण देता है, तो उन इल्ज़ामों से पाकिस्तान पार पाने में संभव नहीं हो पा रहा, तो इसलिए वो ग्रे लिस्ट में ही है। और ग्रे लिस्ट में होने से ये सभी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो उनकी कोई मदद नहीं करेंगी, और अगर मदद नहीं करेंगी तो ऑब्वियसली नुकसान होता है। कोई देश उसके साथ व्यापार भी नहीं करना चाहेगा, कोई देश वहाँ पे जाके, कोई मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पे जाके अपनी ब्रांच भी नहीं खोलना चाहेगी, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, है ना। इतने अस्थिर देश में थोड़ी इन्वेस्टमेंट आता है, तो इस वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से नुकसान होता है। और अगर ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाए तो दोस्तों पूरी तरह से जो भी मतलब इसके सदस्य देश हैं FATF के, वो पूरी तरह से यहाँ पे व्यापार और अन्य सारी गतिविधियों पे रोक लगा देते हैं। तो पाकिस्तान पूरी तरह से फिर ब्लैक लिस्ट मतलब कि प्रतिबंधित हो जाता है ना। उस टाइम सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। खैर अभी ग्रे लिस्ट में है, तो हमें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा FATF क्या था, कब बना था, क्या काम होते हैं और कैसे कार्य करता है, और पाकिस्तान अभी कौन सी लिस्ट में है। और इंडिया इसे ब्लैक लिस्ट में डलवाने की कोशिश करता है, बट चाइना और मलेशिया और तुर्की के सपोर्ट की वजह से ये अभी तक हो नहीं पाया है। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग आई है दोस्तों, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, बिकॉज जिन लोगों के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्मार्ट सिटी अक्सर पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो यही कि स्मार्ट सिटी होता क्या है, और अभी फ़िलहाल रैंकिंग आई है तो पूछ ही लिया जाता है कि कौन सी मतलब जो राज्य है उसको फर्स्ट स्थान मिला, कौन से शहर को अच्छा स्थान मिला, किसने अच्छा काम किया, है ना। ये सब पूछ ही लिया जाता है। और बाकी जो मेंस में है हमारे जो सरकारी योजनाएं हैं वो तो है ही ओबियसली, तो हमारे मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पूरे देश में फ़िलहाल 100 स्मार्ट सिटी पर काम किया जा रहा है। अभी कितने स्मार्ट सिटी बनाने के प्रोजेक्ट सरकार के चल रहे हैं? 100 के चल रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि देश भर में 4000 स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएं। ठीक है, और यूपी में बनारस, अभी दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, वो जो आगे लिखी हुई है, यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, इसने पहला स्थान सिक्योर किया है स्मार्ट सिटी मिशन में। और यह स्थान सिक्योर करने क्यों किया, वो रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है कि यूपी ने ऐसा क्या किया। तो यूपी में बनारस, कानपुर, आगरा, लखनऊ सहित 10 स्मार्ट सिटी हैं। ऑलरेडी यूपी में 10 स्मार्ट सिटी हैं। पूरे देश में 100 बनाने की पहल है, यूपी में 10 है, क्योंकि यूपी अपना ऑब्वियसली सबसे बड़ा राज्य भी है। तो बनारस भी इसमें है, कानपुर भी है, आगरा भी है, लखनऊ भी है। ठीक है, फिर केंद्रीय शहरी और विकास मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यूपी के सभी राज्यों में अव्वल आने का अवसर उसे इसलिए मिला क्योंकि प्रदेश के 10 स्मार्ट सिटी के साथ साथ 7 और स्मार्ट सिटी विकसित करने की दिशा में काम करना यूपी ने शुरू कर दिया है, और किसी भी राज्य ने अभी तक यह काम नहीं किया है। दोस्तों मतलब कहने की बात यह है कि पहले से 10 स्मार्ट सिटी यूपी बना चुका है, और 10 + 7 और बनाने की दिशा में उसने काम शुरू कर दिया है। तो बहुत ही त्वरित गति से काम कर रहा है, और बाकी किसी भी राज्य में अभी ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए यूपी को इस बार फर्स्ट रैंकिंग दी गई है। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि किस राज्य को पहला स्थान मिला है, तो ऑब्वियसली यूपी को मिला है। और क्यों मिला है तो भी आप रीज़न बता सकते हो कि 10 स्मार्ट सिटी यूपी ने डेवलप कर लिए थे, और 7 और स्मार्ट सिटी डेवलप करने की ओर काम कर रहा है, इसलिए यूपी को पहला स्थान दिया गया है। रैंकिंग में दूसरे स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश, और तीसरे की बात करें तो तमिलनाडु है। तो 3 स्थान तो बोलते बोलते ही याद हो गए होंगे, यूपी है, MP है और तमिलनाडु है। ठीक है, तो यूपी, MP और तमिलनाडु, हमसे ज़्यादा रैंकिंग पूछी जा सकती है। प्री में भी रैंकिंग ही पूछी जाती है ना। प्री तक तो और लेटेस्ट आ जाएगी, 2-3 महीनों में, शायद 3 महीने से इनकी रैंकिंग आती है, तो और आ जाएगी, वो हम और देख लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा बदलते नहीं हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे सेम से ही रहते हैं। फर्स्ट थर्ड पे चला जाता है, सेकंड फर्स्ट पे आ जाता है, इतना ही, क्योंकि जो एक बार राज्य आगे निकल जाता है वो लगभग फिर आगे ही रहते हैं। ठीक है, शहरों की बात करें, ये तो बात हो गई दोस्तों राज्यों की, कि राज्यों में सबसे बेस्ट किसने किया, यूपी ने, MP ने, तमिलनाडु में। शहरों की बात करें तो शहरों में दोस्तों इंदौर सबसे पहला सबसे स्मार्ट सिटी, और दूसरा स्मार्ट सिटी सूरत को घोषित किया गया है। तो सबसे स्मार्ट सिटी इंदौर हमेशा आपको पता है स्वच्छता रैंकिंग में भी पहला स्थान लाता है। ठीक है, और दूसरा जो स्मार्ट सिटी है वो सूरत को घोषित किया गया है। ठीक है, एक स्मार्ट सिटी, फिर हमने ये रैंकिंग देख ली कि इस बार किस किस को क्या क्या रैंकिंग मिली है। अब स्मार्ट सिटी होता क्या है, तो मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ डालने की कोशिश करी है, बिकॉज इंटरव्यू में पूछा जाता है हमसे। चलो रैंकिंग पूछ ली, फिर अगला क्वेश्चन यही आएगा कि अच्छा आप ये हमें बताइए कि स्मार्ट सिटी होता क्या है। और मेंस में भी स्मार्ट सिटी पे मतलब आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि स्मार्ट सिटी क्या होता है और कौन से राज्य की क्या रैंकिंग है। तो एक स्मार्ट सिटी वह शहरी क्षेत्र है जहाँ सेंसर का प्रयोग कर इलेक्ट्रॉनिक डेटा के उपयोग से संसाधनों का कुशलतम प्रबंधन किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों, कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा होते हैं, और उन डेटाओं के आधार पर जो संसाधन हमारे पास मौजूद होते हैं
उनका कुशलतम प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा सबसे महत्वपूर्ण, देखो अगर हमारा राजस्थान है, हमें यही नहीं पता कि हमारे राजस्थान में किस इलाके में कितने अपराध हो रहे हैं, ठीक है। डेटा क्या होता है, यही तो होता है डेटा, कि भाई कहाँ क्या अपराध हो रहे हैं, कहाँ कौन सी घटनाएं होते हैं, किस तरह के अपराध कौन से इलाके में ज़्यादा हो रहे हैं, कौन से इलाके में अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसका रीज़न हम ढूंढेंगे, तो ये ढूंढेंगे कि भाई वहाँ शिक्षा कितनी है ना, तो शिक्षा के डेटा हमारे पास होने चाहिए। वहाँ सीसीटीवी कैमरा कितने लगे हैं, वो डेटा हमारे पास होने चाहिए। वहाँ पुलिस स्टेशन कितने हैं, वो डेटा, पुलिस की सक्सेस रेट या फेलियर रेट वहाँ पे कितनी है, वो डेटाओं के आधार पर ही तो आगे की रणनीति हम बनाएंगे, है ना। तो डेटा कब आएंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा हम, अब हर चीज़ के भौतिक डेटा तो कलेक्ट करना संभव नहीं है ना, हर चीज़ के लिए हम घर घर जाके थोड़ी डेटा कलेक्ट करते हैं, ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा हमारे पास होते हैं दोस्तों ऐसे शहरों में जिनको हम स्मार्ट सिटी बनाते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनिक डेटाज का मैक्सिमम यूज़ करके, संसाधन तो मोस्टली राज्यों के पास सेम ही है, केरल के पास आज भी सेम थे, पहले भी सेम थे, है ना, लेकिन उनका कुशलतम उपयोग कैसे करना है ना, वो स्मार्ट सिटी में हो जाता है कि जो संसाधन हमारे पास मौजूद है उनका बेस्ट से बेस्ट उपयोग किया जाए, है ना। इन संग्रहित डेटा के अंतर्गत नागरिकों के डेटा होते हैं, कि नागरिकों के सारे डेटा होते हैं, किस क्षेत्र में बेरोजगारी रेट कितनी है, किस क्षेत्र में, किस एरिया में लोग जा रहे हैं, किस क्षेत्र में बच्चों का डेवलपमेंट जो इंटरेस्ट है वो किस क्षेत्र में है। विभिन्न उपकरणों से सृजित डेटा होते हैं, नागरिकों से डेटा हो गए, उपकरणों से भी डेटा लिए जाते हैं कि भाई मोबाइल फ़ोन में कौन क्या चीज़ देख रहा है, ये सारे डेटा सरकार के पास होते हैं। परिसंपत्तियों से एकत्र डेटा शामिल किए जाते हैं, और ये डेटा का प्रयोग यातायात और परिवहन प्रणाली, आपको पता है ना, जैसे जयपुर में अभय कमांड सेंटर बनाया गया है ना, पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए। तो उसमें क्या है, पूरे जयपुर को सीसीटीवी में कैद कर दिया गया है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं, और एक कमांड सेंटर बना दिया गया है जहाँ पर बैठ के हम पूरे जयपुर को सीसीटीवी के थ्रू देख सकते हैं। पूरा जयपुर सीसीटीवीज़ में चल रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, उससे उस भी इलाके में कोई भी घटना घट रही है तो वो मोबाइल में कैप्चर हो जाएगी। अगर कोई अपराधी वहाँ पे पर्स छीनने की या फिर मर्डर की या किसी भी चीज़ की कोशिश करेगा, तो जितने ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा होंगे, हो सकता है वो सीसीटीवी कैमरा से छुप के करे, लेकिन उसके आने जाने का कुछ तो कैप्चर होगा। हम मूवीज़ में ऐसा देखते हैं ना। तो वैसी ही चीज़ें कि भाई यातायात का प्रयोग भी, परिवहन प्रणाली में भी डेटा का उपयोग करेंगे, विद्युत संयंत्र में भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स वगैरह लगे होते हैं, जलापूर्ति नेटवर्क में भी, सारे में हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा का, अपशिष्ट प्रबंधन में भी, विधि प्रवर्तन में, सूचना प्रणाली में, स्कूलों, पुस्तकालयों और अस्पतालों की निगरानी और प्रबंधन हेतु इन डेटास का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसी स्मार्ट सिटी का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए प्रभावी तरीके से नागरिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। स्मार्ट सिटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रौद्योगिकी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आईटी का प्रयोग करते हुए नागरिकों को प्रभावी तरीके से प्रभावी सेवाओं की मतलब आपूर्ति सुनिश्चित करना, ताकि सतत और समावेशी विकास, ये लाइन आप जरूर जोड़ देना, सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सके और पर्यावरण का संरक्षण। स्मार्ट सिटी का मिशन का मतलब ये नहीं है कि हम अपने सिटी का खूब डेवलपमेंट करें और पर्यावरण को भूल जाएं। स्मार्ट सिटी वही होती है कि उसमें सिटी भी ग्रीन सिटी विकसित होंगी, अफोर्डेबल हाउस होंगे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली वातावरण होगा वहाँ पे, है ना, कि पोल्यूशन कम से कम होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा होंगे, वही तो स्मार्ट सिटी होती है। तो स्मार्ट सिटी का उद्देश्य है कि हम प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का उपयोग तो करेंगे और उसके तहत लोगों को प्रभावी सेवाएं भी देंगे, है ना, लेकिन उसके साथ हम यह देखें कि वह विकास सतत और समावेशी हो। सतत और समावेशी विकास का मतलब होता है कि विकास ऐसा हो कि हम सब कुछ खुद ही नहीं खा जाएं, हमारी आने वाली भविष्य के पीढ़ियों के लिए भी हम एक अच्छा और सही वातावरण छोड़ के जाएं। ऐसा नहीं है कि कोयला है तो हम आज ही निकाल लेते हैं, हमें क्या मतलब है 20 साल बाद में कौन आएगा कौन जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे सतत समावेशी विकास नहीं बोलेंगे। सतत और समावेशी विकास है खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, आने वाली जनरेशन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी चीज़ें छोड़ के जाना, ठीक है, मैनेज करना, और पर्यावरण संरक्षण भी हो सके। तो दोस्तों इससे बेस्ट डेफिनेशन आपको स्मार्ट सिटी की नहीं मिलेगी। ये डेफिनेशन ना आप अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना, क्योंकि अक्सर पूछ ही लिया जाता है स्मार्ट सिटी, मेंस में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में पूछा जाता है ना। तो अच्छे से याद कर लेना और अच्छे से इसे कहीं पे नोट भी कर लेना, ठीक है। रैंकिंग तो बदलती रहेगी, आती जाती रहेगी, बट स्मार्ट सिटी अगर कोई पूछता है तो एक अच्छा आंसर ये हो सकता है,
ठीक है। एक दोस्तों मूवी आई है न्याय द जस्टिस, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि अगर कोई मूवी सुर्खियों में रहती है तो भी पूछ लिया जाता है, प्री में पूछ लिया जाता है, मेंस में तो इससे नहीं पूछेंगे। और इंटरव्यू में खासकर जिनकी हॉबीज़ है मूवी देखना, OTT प्लेटफॉर्म्स पे चेकआउट करना या फिर वेब सीरीज़ देखना, उनसे पूछ लिया जाता है कि क्या अभी कोई मूवी सुर्खियों में है, सुशांत सिंह से रिलेटेड कोई मूवी बनी है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया, बाकी इतना बड़ा नहीं था। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग्स एंगल सामने आपको पता था, उसके बाद में ड्रग्स एंगल सामने लाने वाले जो वकील हैं अशोक सरावगी ने अभिनेता के जीवन पर फिल्म बना दी है। फिल्म बनाई किसने है? उनके वकील ने बनाई है। ठीक है, अशोक सरावगी की शिकायत के बाद NCB के हाथों में केस सौंपा गया था और उसके बाद कई बड़े सितारों का नाम ड्रग्स से जुड़ा। ठीक है, 2021 में हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित यह ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म दिलीप गुलाटी द्वारा निर्देशित और सरला सरावगी और राहुल शर्मा द्वारा निर्मित है। सरला सरावगी उनकी वाइफ होगी इनके वकील की, और ये जो निर्देशित किसके द्वारा की जा रही है? दिलीप गुलाटी। कई बार प्री में पूछ लिए जाते हैं, हालांकि नहीं पूछे जाते, फिर भी मे भी पूछ लिया जाए कोई सुर्खियों में रहती है तो, या फिर इंटरव्यू के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राहुल शर्मा द्वारा निर्मित है। फिल्म में जुबेर के खान और श्रेया शुक्ला मुख्य भूमिकाओं में। अगर आपकी हॉबी है ना, अगर मूवी वगैरह देखना, तो पूछी जा सकती है। तो लीड रोल किया है जुबेर खान ने और हीरोइन है इसमें श्रेया शुक्ला। ठीक है, फिल्म विकास प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है और 58 सेकंड का दोस्तों इसका टीज़र आया था, और टीज़र की शुरुआत ही चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ से होती है। और उसके बाद सुशांत सिंह की कमरे में पंखे से लटका हुआ हरा दुपट्टा दिखाया गया है। उसके बाद सुशांत सिंह को रिया चक्रवर्ती के रिश्ते को दिखाया गया है। सुशांत का किरदार जुबैर ने निभाया और रिया का किरदार श्रेया शुक्ला ने निभाया। तो दोस्तों इस मूवी पे ना वो बैन लगा दिया गया था रिलीज़ होने से पहले ही, जैसे इसका टीज़र आया। लेकिन अभी जो कल की न्यूज़ थी उसमें हाई कोर्ट ने ना इस पर परमिशन दे दी है जारी करने की। तो अभी ये आ जाएगी OTT पे, तो आप लोग भी देख सकते हैं। और इसलिए थोड़ा सा सुर्खियों में था, कल के पेपर में न्यूज़ थी इसके बारे में, तो मैंने भी सर्च किया और ये क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, ये बड़ी न्यूज़ हो सकती है दोस्तों। तिब्बत में चीन के द्वारा बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है और हमारे बिल्कुल पास के इलाके में चलाई जा रही है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इंडिया चाइना रिलेशंस हमारे लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट है। तो मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो भी ये खबर इम्पोर्टेंट है, और इंटरव्यू में तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी फ़िलहाल की घटना है तो पूछी जा ही सकती है। तो चीन ने तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में पहली पूरी तरह से बिजली चालित बुलेट ट्रेन का शुक्रवार को परिचालन कर दिया है, जो प्रांतीय राजधानी लहासा और नियाचिंग को जोड़ेगी। तो थोड़ा सा आप रूट याद कर लेना कि यह लहासा से नियाचिंग को जोड़ेगी। नियाचिंग नहीं है, नियंगची है ये, नियंगची अरुणाचल प्रदेश के करीब स्थित तिब्बत का सीमाई नगर है। बस मेन बात हमारे लिए यही है कि यह जो ट्रेन आ रही है वो लहासा से स्टार्ट होकर हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमा के पास में, बिल्कुल पास में ही नियंगची एक क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास में, वहाँ तक आ रही है। ठीक है, रेल लाइन 47 सुरंगों और 121 पुलों से होकर गुजरती है और ब्रह्मपुत्र नदी को 16 बार यह पार करती है। तो देख रहे हैं आप कितनी मुश्किलों से वो लोग ट्रेन बना रहे हैं। रेलवे लाइन का करीब 75% हिस्सा सुरंग और पुल है, और रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी माल ढुलाई क्षमता 1 करोड़ टन सालाना है, और इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के जीवन में सुधार भी हो सकेगा। सिचुआन तिब्बत रेलवे की शुरुआत सिचुआन की राजधानी चेंगटू से होगी और यान से गुजरते हुए कामदोस के जरिए यह तिब्बत में प्रवेश करेगी, और चेंगटू से लहासा की यात्रा 48 घंटे से कम होकर 13 घंटे रह जाएगी। नियंगची मेडोग का प्रांतीय स्तर का शहर है जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। दोस्तों इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस ये जानना है कि यह तिब्बत में एक ट्रेन चलाई है चाइना ने, जो कि लगभग, लंबाई भी इसमें नहीं लिखी है, जो कि आपको बस ये याद रखनी है कि जो प्रांतीय राजधानी जो है लहासा, वहाँ से लेकर हमारा जो बॉर्डर एरिया है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया के पास में चाइना का तिब्बत का एक इलाका है नियंगची, वहाँ तक आएगी। अब भारत को इससे क्या थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है भारत को, कि भारत की सीमा के एकदम पास तक चीन ने इसे ट्रेन चला दी है, उसलिए क्योंकि बॉर्डर पे सेनाएं तैनात रहती है और उस सेना को जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो आसानी से दोस्तों बुलेट ट्रेन के द्वारा सामान वगैरह पहुंचा सकेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए हो जाता है कि ये भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है।
चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है और जिसका भारत पुरजोर तरीके से खारिज भी करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को आपको पता ही है, वो कहता है कि ये तो तिब्बत का ही हिस्सा है, ठीक है, और भारत उसका विरोध करता है। भारत चीन सीमा विवाद 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर है। एलएसी जो हमारी है चीन के साथ, हमारी टोटल 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक रेखा है, उसमें भारत और चाइना का विवाद है, ये आपको पता है। शिंगुआ यूनिवर्सिटी के नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट के शोध विभाग के निदेशक कियान फेंग ने सरकारी दैनिक ग्लोबल टाइम्स के पूर्व में कहा था कि अगर चीन भारत सीमा पर संकट का कोई परिदृश्य बनता है तो इस रेलवे से चीन को रणनीतिक सामग्री पहुंचाने में बहुत सुविधा होगी। ये दोस्तों सीधी सी बात है कि अगर कभी भी बॉर्डर पे प्रॉब्लम होती है ना, तो ऑब्वियसली चीन को रणनीतिक सामान, हथियार वगैरह या फिर रसद वगैरह पहुंचाने में कितनी आसानी हो जाएगी, क्योंकि बॉर्डर एरिया है दोस्तों। बॉर्डर एरिया दोनों घाटी पहाड़ों से, आपने देखा ना चीन कितने सारे सुरंग और पुल बनाए हैं इस ट्रेन को लाने के लिए, और हमारे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है। एरिया हमारे पास भी वैसा ही है, तो हम अगर गाड़ियों से पहुँचे भी, पता नहीं हमारे पास रोड भी है इतनी नहीं है, तो चीन ने तो ट्रेन तक बना दिया वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ऑब्वियसली भारत के लिए कभी समस्या खड़ी हो सकती है ना, प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। एक दोस्तों ब्लैक लाइव्स मैटर आप लोगों ने सुना भी होगा और इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, और इंटरव्यू में क्या, ट्रंप के आने के बाद वे तो यह सुर्खियों में ही रहता है। मैंने बहुत बार आप लोगों से डिस्कस भी किया है, लेकिन शायद कभी न्यूज़ कवर नहीं की थी। आज न्यूज़ इसलिए कवर करी है कि चलो वो लास्ट में बताऊंगी ये न्यूज़ मैंने ली क्यों है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लैक लाइव्स मैटर क्या होता है, कब से स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीज़ें आज पढ़ लेंगे, ताकि आने वाले दिनों में कभी भी ब्लैक लाइव्स मैटर आपसे पूछा जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो दरअसल 25 मई 2020 को अमेरिकन पुलिस अधिकारियों ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर एक काले रंग के व्यक्ति की बेवजह निर्मम हत्या कर दी थी। यह घटना बीच रोड पर अंजाम दी गई, जिससे बहुत से लोगों ने अपने कैमरे में भी कैद कर लिया था, और पुलिस द्वारा मारे गए उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। एक्चुअली दोस्तों हुआ ये था कि जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक व्यक्ति था जो बिस्किट लाने के लिए किसी दुकान पे गया, और उसने $20 दुकान वाले को पकड़ाया और उसने बिस्किट ले लिया और वो खाने लगा। तो दुकान वाला बोलता है कि ये डॉलर जो तूने दिया है ये नकली है, बट जॉर्ज फ्लॉयड ने बोला कि नकली नहीं है, असली है। तो दुकान वाले ने क्या किया कि पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया कि एक आदमी नकली डॉलर देके मेरे से बिस्किट खरीद के लेके गया। पुलिस वहाँ आई, और हम मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में इतने ज़्यादा ये रंग भेद के मामले होते हैं कि हमारे इंडिया में तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। तो उन्होंने देखा कि एक ब्लैक व्यक्ति है और ब्लैक व्यक्ति के खिलाफ यह खबर आई है, तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन निकाली अपनी, और उस जो लड़का है उस पर इतनी ज़्यादा अत्याचार किए और बीच रोड पे उसको मारा, मतलब, और बहुत ही गलत तरीके से उसको मारा गया। और यह घटना वहाँ पे खड़े लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कैद भी की थी, और उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज फ्लॉयड, ठीक है। तो अमेरिका में यह पहली बार नहीं हुआ था, उससे पहले भी 20 साल 2014 के अगस्त में पुलिस अधिकारियों द्वारा माइकल ब्राउन नामक अफ्रीकी अमेरिकन की हत्या की गई थी। पहले भी ऐसा हुआ था, और इससे पहले भी गोरे और काले का रंग भेद के चलते बहुत सारी हत्याएं इस प्रकार से की जा चुकी थी। लेकिन 25 मई को इस हादसे के बाद में सोशल मीडिया पर अमेरिकी लोगों ने इस कैंपेन का प्रारंभ कर दिया। मारने की घटना या वीडियो आप सबने देखा होगा कि पुलिस के खुद के यहाँ, अमेरिकन जो पुलिस होती है उनकी टोपी पे कैमरा लगा हुआ होता है वैसे तो, ठीक है। उस जॉर्ज फ्लॉयड के गले पे उन्होंने पैर जूता रख दिया था, और लगभग 10 मिनट तक तब तक उसके गले पे जूता रखा हुआ था, गला दबाया हुआ था जूता रख के, जब तक कि वो मर ना जाए। और आसपास लोग देख रहे थे और कोई उन्हें कुछ नहीं बोल रहा था। एक पत्रकार थी जिन्हें इस बार पुरस्कार भी मिला है। आप बताइएगा, मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि जॉर्ज फ्लॉयड की एक्टिविटीज़ को कैप्चर करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो कौन थी वो पत्रकार, अगर नाम याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अच्छा, ये नाम भी नहीं याद है तो ये बता दीजिएगा कौन सा पुरस्कार मिला है। जो अमेरिका में पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो एक इंडियन को भी मिला है, इसलिए मैंने डिस्कस किया था। इसके साथ ही मैंने फ्लॉयड वाली न्यूज़ भी आपको उस समय वहाँ पे बताई थी। तो अगर याद है तो पुरस्कार का नाम बता दीजिएगा वो कौन सा पुरस्कार था, ठीक है। तो दोस्तों फिर इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पे कैंपेन प्रारंभ हो गया। फिर दोस्तों तब से ब्लैक लाइव्स मैटर की, भाई काले लोगों की ज़िंदगी भी मैटर करती है, काले लोगों में भी जान है, और वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि गोरे लोग होते हैं। बहुत बड़ा एक सोशल कैंपेन चला था।
तो ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन केवल अमेरिका में ही नहीं है दोस्तों, यह बल्कि अमेरिका के बाहर यूरोप और लैटिन अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन में भी लगभग 2013 से यह चल रहा है, क्योंकि इन सब देशों में गोरे और काले लोगों के बीच में रंगभेद चलता है, जिससे गोरे और काले लोगों को दबाया जाता है और छोटी सी गलती होने पर उन्हें बेवजह मार दिया जाता है। यही था ब्लैक लाइव्स मैटर, कि गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों पर बिना किसी गलती के या छोटी छोटी गलतियों के नाम पे जो भयंकर अत्याचार होता है उसके विरुद्ध सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाया गया जिन्हें ब्लैक लाइव्स मैटर बोला गया। और ब्लैक लाइव्स मैटर आज बहुत बड़ा कैंपेन एक हो गया है। इस निर्मम अपराध को रोकने के विरोध करने के लिए काले लोगों द्वारा ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन प्रारंभ किया गया, जो वर्तमान में भी चल रहा है। और मैंने आज आपको ये न्यूज़ क्यों पढ़ाई है, मैंने इसलिए पढ़ाई है कि जो जॉर्ज फ्लॉयड को मारने वाले पुलिस अधिकारी थे उनको सज़ा दी गई है। और पहली बार ऐसा हुआ है शायद कि इतने बड़े स्तर पे किसी भी मतलब एक काले व्यक्ति को मारे जाने पर इतने बड़े स्तर पे जो कैंपेन चला और उनको बाकायदा सज़ा भी मिली है। तो यह ब्लैक लाइव्स मैटर के मतलब जो आंदोलन है उसमें अपने आप में एक प्रशंसनीय कदम हम बोल सकते हैं, और हम भी पूरी तरह से इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्लैक लाइव्स मैटर क्या है। तो कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं थी, बस वो घटना याद होनी चाहिए। मुझे इंटरव्यू में उनका नाम भी पूछ लिया गया था, जॉर्ज फ्लॉयड का, तो थोड़ा सा नाम वगैरह भी आप ध्यान में रख सकते हो। एक दोस्तों क्वेश्चन है, मौन महामारी आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो ये नाम कल परसों ही आया है, और क्यों आया है वो भी मैं बता सकती हूँ। नीति आयोग की एक समिट हो रही थी, नीति आयोग में नीति आयोग के जो सदस्य हैं, एक सदस्य हैं वीके पॉल, उनकी अध्यक्षता में भारतीय पोषण संस्थान की निदेशक डॉक्टर हेमलता की सह अध्यक्षता में एक समिट थी, मातृ किशोरावस्था और बचपन में मोटापे की रोकथाम। ठीक है, कि जो मोटापे की समस्या है उसकी रोकथाम के लिए एक समिट थी, तो उस वह आयोजन की गई। और समस्या को पेश करते हुए नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव जो हैं डॉक्टर राकेश सरवाल ने मोटापे को मौन महामारी कहा है। बिकॉज अभी अभी ये समिट हुई है दोस्तों, और हेल्थ हमेशा इशू में रहता है, तो हो सकता है इंटरव्यू में इसी तरह से पूछ लिया जाए कि मौन महामारी क्या है, या फिर अभी ये वर्ड क्यों प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों इसको जो ये है नीति आयोग की जो समिट है, इसमें मोटापे को मौन महामारी बोला गया है। ठीक है, तो इसमें बस इसी के बारे में, मोटापे को रोकथाम के बारे में ही बात की गई थी, कुछ खास इसमें था नहीं, लेकिन भाई किस चीज़ को बोला गया है एक तो ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो राष्ट्रीय परामर्श में वैश्विक विशेषज्ञों, संयुक्त राष्ट्र निकायों, केंद्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों ने मोटापे के बढ़ते प्रसार को लेकर अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए, और मोटापे को कम करने के लिए सबसे कारगर तरीके भी प्रस्तुत किए, कि मतलब ये बताया कि मोटापा कितने भयानक रूप से हमारे देश में बढ़ रहा है और उसे कम कैसे किया जा सकता है। इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हम एक तरफ महामारी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दूसरी तरफ यह एक ऐसी बीमारी है जो चुपचाप साइलेंटली फैल रही है, और मोटापे की वजह से आपको पता है कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो इसलिए इसे मौन महामारी बोला गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेड ऑफ यूनिट और प्रोग्राम ऑफिसर शारिका यूनुस ने मोटापे को रोकने के लिए खाद्य आधारित सामाजिक सुरक्षा तंत्र में विविधता लाने पर जोर दिया, और कुछ मतलब अधिकारों के नाम दिए गए हैं, ये अपन को पढ़ने नहीं है। एक जो अधिकारी है उन्होंने भारतीय टेलीविज़न पर मोटापे को जन्म देने वाली प्रचार रणनीतियों को लेकर भी विचार विमर्श किया, कि कई सारे जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर ये होते हैं, जंक फूड्स होते हैं, ये मोटापे को बढ़ावा देते हैं, तो इन पे भी कुछ कदम उठाया जाए, मतलब जो मोटापे को बढ़ाती हैं उन चीज़ों के प्रचार को थोड़ा सा मैनेज किया जाए, इस पर भी बात की गई। वैश्विक विशेषज्ञों में ये कैथरीन वगैरह हैं, इन्होंने बताया कि मोटापे से ग्रस्त आबादी एक अस्वस्थ आबादी है, और मोटापे के इलाज की लागत जंक फूड के प्रचार की लागत के बराबर है। मतलब मोटापे, जिसको भी मोटापा है वो अस्वस्थ है, उसको बहुत सारी बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, और उन्होंने बोला कि मोटापे की जो इलाज की जो लागत होती है ना, वह लगभग उतनी है जितनी कि जंक फूड के प्रचार की लागत हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है। पैनल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की जरूरत का उल्लेख किया। उन्होंने शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ भोजन और जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर जनसंचार पर जोर दिया। ठीक है, और क्या, मोटापे की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए पूरी सरकार और पूरे समाज के दृष्टिकोण पे ज़रूरत पे जोर दिया, कि सरकार और समाज दोनों कर मिलकर काम करना होगा। वित्तीय उपायों से संबंधित रणनीतियों को अपनाने की तत्काल जरूरत, पैकेज के आगे के हिस्से में लेबलिंग को विनियमित करना, मतलब जो भी हम खा रहे हैं ना उसके जो लेबल होते हैं उस पर विनियमित किया जाए, मतलब उस पर लिखा जाए कि इस चीज़ के ये नुकसान हो सकते हैं।
ठीक है। स्वस्थ आहार को प्रोत्साहित करना, शारीरिक गतिविधि मतलब एक्सरसाइज वगैरह करना, जीवन शैली जो अपनी जीवन शैली है, हम कभी एक्सरसाइज करते ही नहीं है, योगा मेडिटेशन करते ही नहीं है, तो इनको दोस्तों इनसे बदल मतलब इनमें चेंजेस लाके हम अपनी एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं। ठीक है। और इन विषयों पर विचार विमर्श उन्होंने किया था। तो बस यहाँ पे मौन महामारी क्या है ये बताने, कई बार ऐसे टर्म हमसे पूछ ली जाती है जो हमने कभी नहीं सुनी हो, है ना, इंटरव्यू में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ले लिया, एक खबर थी अभी पेपर में। और हाँ, कल जो मैंने एक न्यूज़ बोली थी कि मुझसे मॉक इंटरव्यू में पूछा गया था कि राजस्थान के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो किसी ने बोला था, किसी ने नीचे कमेंट किया था कि मैडम राजस्थान का कोई डिफेंस मिनिस्टर नहीं होता है, स्टेट का डिफेंस नहीं होता है, तो इस चीज़ के लिए तो आपको भी सज़ा होनी चाहिए। तो कमेंट करने वाले का नाम मुझे याद भी नहीं है और मैं बताना भी नहीं चाहूँगी, लेकिन मुझे भी पता है राजस्थान का डिफेंस मिनिस्टर नहीं होता। और मैंने आपको ये भी बोला था उस लाइन में कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा मिनिस्टर उन्होंने पूछा था, लेकिन मैं ऐसा बोलना चाह रही थी। मुझे भी पता है स्टेट का डिफेंस मिनिस्टर नहीं होता, हमारी जो डिफेंस होती है, रक्षा होती है, वो केंद्र के हाथ में ही होती है, ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन बोलने का मतलब ये था कि उन्होंने मुझसे एक ऐसा ही विभाग पूछा था जो कि मतलब मुख्यमंत्री के ही पास में था। ये तो मैंने बोल ही दिया था कि डिफेंस तो नहीं पूछा था, लेकिन कुछ ऐसा ही कुछ पूछा था उन्होंने मुझसे, ये मैंने बोला था, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो। इतना मुझे भी पता है, तो ये मतलब थोड़ा सा ऐसी वैसी बातें ना लिखा कीजिए, बुरा लगता है मुझे कि यार मतलब मुंह से एक इधर उधर का वर्ड निकल जाता है ना, आप लोग वो पकड़ लेते हो। मतलब ये उन लोगों के मैसेज होते हैं जिनके पहले मैंने अपने चैनल पे कभी कमेंट्स नहीं पढ़े होते हैं, और अगर मुँह से एक वर्ड इधर से उधर निकल जाता है ना, तो वो पहला कमेंट होता है मेरे चैनल पे कि ऐसे कमेंट्स पे आते हैं। तो अगर अप्रिशिएशन किसी की नहीं कर सकते तो बिना मतलब की बुराई तो मत कीजिए कि हाँ मैं गलत पढ़ा रही हूँ, तो फिर आप बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे गलत बता दिया, और मैं उन लोगों को बैक कमेंट करती हूँ कि थैंक यू सर, आपने करेक्शन करवाया। ठीक है। लेकिन वो तो मुझे भी पता है डिफेंस मिनिस्टर नहीं होता, और मैंने वहाँ बोला भी था कि डिफेंस नहीं, लेकिन हाँ कुछ उन्होंने पूछा था जो हमारे मतलब सीएम के ही चार्ज में था, वो अलग से विभाग बनाया ही नहीं हुआ है राजस्थान में, इस तरह का मुझसे पूछा था। और मेरा कहने का मतलब ये था कि वहाँ पे जब हम पहली दूसरी बार इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, इतने नर्वस होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं। और मुझे तो, और मतलब आप लोगों को आता होगा जिसको भी, जो भी ओवर कॉन्फिडेंट है, मुझे तो सच में मेरे फर्स्ट सेकंड जो मॉक थे वो ऐसे थे कि मुझे बिल्कुल जो मैं मतलब घर पे मुझे अच्छे से आते हैं वो भी मैं उनके सामने नहीं बोल पा रही थी। तो वहाँ पे कहने का मतलब ये था कि हम नर्वसनेस में थोड़ा सा भूल जाते हैं, है ना, बाकी ठीक है। और एक कमेंट था कि हाँ राष्ट्रपति का नाम नहीं बताया तो उनको, हाँ तो उनको सज़ा देनी सजा, हाँ मैंने बोला था कि एक मॉक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि राष्ट्रपति का नाम याद नहीं था, तो उनसे उनका सारा इंटरव्यू ख़राब हो गया। तो इंटरव्यूअर ने बोला कि आपको इस पर सज़ा भी दी जा सकती है। तो आप में से ही, वो तो मेरे व्यूवर ही हैं, हमेशा कमेंट भी करते हैं, उन्होंने कुछ लिखा कि राष्ट्रपति का नाम बताने पर सज़ा कैसे हो सकती है। तो मैंने ऐसे नहीं कहा कि सज़ा हुई है उनको या फिर सज़ा होगी उनको, कि इंटरव्यूअर ने भी हंसते हुए बोला कि आप पे भी एक्शन लिया जा सकता है, कि आप एक सरकारी जॉब में हो और आपको अपने जो मतलब हेड हैं उनका नाम नहीं पता, तो लाइक कि एक्शन लिया जा सकता है। अब एक्शन इस चीज़ पे भी लिया जा सकता है कि आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि एक अधिकारी शर्ट और जीन्स पहन के बैठा हुआ था, मेल पर्सन थे वो, उन पे भी एक्शन लिया गया, उनको तुरंत कपड़े चेंज करने के लिए बोला गया और फॉर्मल पैंट शर्ट पहनने के लिए बोला गया। तो एक्शन जो हमारे सीनियर्स हैं वो किसी भी चीज़ पे ले सकते हैं। तो इंटरव्यूअर का भी मतलब ये नहीं था कि आप पे इस चीज़ के लिए कार्यवाही होगी ही, मेरे कहने का मतलब ये था कि कई बार हम भूल जाते हैं। अब राष्ट्रपति का नाम, जो पहले से सरकारी जॉब में जो लड़की है, इनका इंटरव्यू आप देख भी सकते हो, मुझे इतना नाम नहीं याद है, लेकिन करनी डिफेंस, करनी नहीं, क्या नाम है उनका, कृष्णा अकेडमी पे उनका इंटरव्यू था ऑनलाइन, वो अभी होगा भी वहाँ पे, अगर आप लोग चेकआउट करना चाहो तो वहाँ पे कर सकते हो, कि सच में उनको नहीं आया था और उनसे बोला गया था कि मतलब ऐसे हो सकता है, और वो हंस के ही बोला था, उनका कोई मकसद ये नहीं था कि उनको सच में सज़ा दे दी जाए। तो उन्होंने मतलब आप में से मतलब इस तरह से कमेंट किया, सज़ा तो उनको ही नहीं मिलती जिनको मैथ्स भी नहीं आती, ये किस तरह का कमेंट था, खैर मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि रियल में सज़ा हो सकती है, मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ इतना सा था कि कई बार हम बहुत छोटी सी चीज़ भी भूल जाते हैं जब हम इंटरव्यू देने पे, और इंटरव्यू भी वो जो हमारी लाइफ का ड्रीम होता है, सरकारी नौकरी पाना आजकल बहुत मुश्किल है, और वहाँ पे अगर हम बैठे हों तो कई बार हम भूल जाते हैं, दिमाग से स्लिप हो जाता है या फिर टंग स्लिप हो जाती है, नाम ही नहीं याद आ पाता, हमें याद होता है फिर भी नाम नहीं आ पाता। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि किसी को सज़ा होगी कि अगर वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नाम भूल जाए,
इतना मुझे भी पता है सज़ा नहीं होती है, लेकिन उन इंटरव्यूअर ने उन्हें हंस के ऐसे बोला कि मैडम आप पे एक्शन भी मतलब लिया जा सकता है इस तरह से, तो थोड़ा बहुत वर्ड इधर उधर हो जाए तो यार मैनेज कर लिया करो। उस पर इतने बड़े बड़े कमेंट लिखते हो आप, तो फिर मुझे थोड़ा सा ऐसे अजीब लगता है कि यार मैं इतनी ठीक है मेहनत कर रही हूँ और आप लोग छोटी सी बात को पकड़ के इतना बड़ा एक कमेंट लिखते हो। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, कमेंट बॉक्स हमेशा खुला ही रहेगा, आप चाहे जिस तरह के कमेंट्स लिख सकते हो। बस मेरा मकसद ये होता है कि अगर हम पढ़ाई करने आते हैं तो थोड़ी सा पढ़ाई का ही माहौल बना रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें, बाकी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।